हेलो दोस्तों, आज एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है मास एकेडमी यूट्यूब चैनल और मास एकेडमी एप्लीकेशन। आज ये लेक्चर एक बार फिर यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इसके पहले के जो लेक्चर प्रोवाइड किए गए होंगे उन लेक्चर का आनंद उठाए होंगे, आप उन लेक्चर को पढ़े होंगे। आज का जो टॉपिक है, हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट किए हुए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कल हम आप लोगों को इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में बताया, यानी कि विद्युत अपघटन के बारे में आपको मैंने बताया। आज हम सभी लोग विद्युत अपघटन के कड़ी में ही अगला टॉपिक लेंगे, वह है प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज पोटेंशियल, यानी कि अब आप ऐसे कर सकते हो कि प्रायिकता विमुक्त विभव के नाम से इसको जानते हैं। तो प्रायिकता या प्राथमिकता विमुक्त विभव क्या है, इसका तात्पर्य क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग ये टॉपिक। डिफरेंशियल डिस्चार्ज्ड पोटेंशियल, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज्ड पोटेंशियल या प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज पोटेंशियल आप कर सकते हो इसको। प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज पोटेंशियल भी नाम दे सकते हो। तो प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज पोटेंशियल यानी कि प्रायिकता विमुक्त विभव, प्रायिकता विमुक्त विभव। प्रायिकता मतलब प्राथमिकता भी आप शब्द उपयोग कर सकते हो। अब आइए यहाँ पर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं कि और इसका क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे आप समझोगे प्रायिकता या प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या है। अब कल मैंने आपको विद्युत अपघटन के बारे में बताया था कि विद्युत अपघटन क्या होता है और वो किस प्रकार के सेल में कराया जाता है। इसके लिए मैंने आपको बताया कि आप विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत अपघटन क्रिया को कराओगे। कल केटायन और एनायन के संदर्भ में मैंने दो एग्जाम्पल लिया था, एक लिया था जिंक क्लोराइड का और दूसरा लिया था सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड में मैंने कंडीशन लगाया था, सोडियम क्लोराइड आपका मोल्टेन अर्थात गलित होगा, मतलब सोडियम क्लोराइड का विलयन नहीं होगा, बल्कि सोडियम क्लोराइड को गला करके उसके आयनों में विभक्त करने के बाद उसका विद्युत अपघटन किया गया। यह कॉन्सेप्ट आप कब लगाओगे, जब आपको आपके पास विलयन में एक से अधिक प्रकार का आयन उपस्थित हो, एक से अधिक प्रकार का आयन उपस्थित हो। इतना ही नहीं, थोड़ा और इसको क्लियर करो। अगर केटायन है अर्थात धनायन, तो एक से अधिक प्रकार का धनायन हो। ऋणायन है तो एक से अधिक प्रकार का ऋणायन भी उपस्थित हो, तब हम सभी लोग इस कॉन्सेप्ट का उपयोग करेंगे। यदि विलयन में एक से अधिक प्रकार के आयन उपस्थित होते हैं तो किसी इलेक्ट्रोड पर वह आयन सर्वप्रथम विमुक्त होता है, अर्थात मुक्त होता है, जिसके लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अर्थात जिसके लिए कम विभव की आवश्यकता होती है। फिर सुन ले, मैंने क्या बताया आपको। यदि विलयन में एक से अधिक प्रकार के आयन उपस्थित होते हैं तो किसी इलेक्ट्रोड पर वह आयन सर्वप्रथम विमुक्त होता है, मुक्त होता है, जिसके लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। फिर से परिभाषा याद कर लें आप। विलयन में
विलयन में यदि एक से अधिक प्रकार के आयन उपस्थित होते हैं तो वह आयन किसी इलेक्ट्रोड पर सर्वप्रथम विमुक्त होता है, अर्थात मुक्त होता है, जिसके लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसी को कहते हैं, हम लोग नाम देते हैं क्या, प्रायिकता विमुक्त विभव, अर्थात प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। फिर सुन ले कॉन्सेप्ट, कहाँ लगाएंगे आप इसको, इसके बारे में आप तभी सोचिएगा जब एक से अधिक प्रकार का आयन उपस्थित होगा, अन्यथा आप सीधे कुछ भी, आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, डायरेक्ट आप विद्युत अपघटन क्रिया को करा देंगे। आइए पहले परिभाषा लिख लिया जाए, उसके बाद हम सभी लोग फिर एग्जाम्पल के द्वारा इसको स्पष्ट करेंगे। यदि विलयन में एक से अधिक प्रकार के आयन उपस्थित होते हैं तो किसी इलेक्ट्रोड पर सर्वप्रथम वह आयन मुक्त होता है, जिसके लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिसके लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह आयन सबसे पहले विमुक्त होगा या मुक्त होगा किसी इलेक्ट्रोड पर। ये क्या नाम हो गया इसका, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज पोटेंशियल, प्रायिकता विमुक्त विभव के नाम से इसको हम लोग जान रहे हैं। अब देखिए एक बात सभी लोग ये ध्यान रखना, जब एक से अधिक प्रकार के आयन की बात की गई है, एक से अधिक प्रकार के आयन में आपको क्या केयर करना है। अगर केटायन हो, एक से अधिक प्रकार का केटायन हो, एनायन हो, एक से अधिक प्रकार का एनायन हो, वहां पर आपको ध्यान देना है। ये बहुत ही क्लियर कट कॉन्सेप्ट रखिएगा कि हम केटायन और एनायन में तुलना नहीं करेंगे, केटायन और एनायन में तुलना नहीं करनी है, हमें तुलना किसमें करनी है, केटायन से केटायन का, एनायन से एनायन का, केटायन से केटायन का, एनायन से एनायन का तुलना हमें करनी है। अब इस तुलनात्मक अध्ययन में इसका साफ साफ मतलब हो गया कि अगर हम H+ आयन की बात करें और सोडियम आयन की बात करें, ठीक है, सोडियम आयन या Na+ और H+, दोनों एक ही विलयन में अगर उपस्थित हो, ठीक, और दोनों को उपस्थित होने के बाद हम विद्युत धारा को प्रवाहित करें, ठीक, तो सबसे पहले कैथोड पर H+ मुक्त होता है, क्योंकि H+ के मुक्त होने में कम विभव अर्थात कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसका मतलब H+ का विमुक्त विभव क्या होगा, कम, किसके तुलना में, Na+ की तुलना में, ठीक। लेकिन बच्चों एक बात, केवल एक अपवाद याद रखना, यदि सोडियम मरकरी में उपस्थित हो, मरकरी के साथ उपस्थित हो, जिसको बोलते हैं सोडियम अमलगम, तब सोडियम का विमुक्त विभव H+ से कम होता है, सोडियम का विमुक्त विभव H+ से कम होता है। ये मेरा लेक्चर बार बार सुनना है आप, अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूं लेकिन लेक्चर बहुत जरूरी है, इसको बार बार सुनना और सोच बैठाना दिमाग में। अगर Na+ और H+ दोनों जल में है, दोनों कहां है, जल में, तब H+ कैथोड पर पहले मुक्त होगा Na+ की तुलना में,
अर्थात ये कह सकते हो कि H प्लस का विमुक्त विभव Na प्लस से कम होता है, जिसके कारण वह पहले विमुक्त होता है, पहले मुक्त होता है। ठीक है, तो आइए इसमें एग्जाम्पल की बात हम लोग करते हैं। इसमें पहला एग्जाम्पल लिया जाए, NaCl के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन। NaCl के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन, इसका मतलब हो गया इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous solution of NaCl, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous solution of NaCl। अब इसका हमें इलेक्ट्रोलिसिस करना है, तो इलेक्ट्रोलिसिस में अब ध्यान दीजिएगा, जैसे हम सब लोग NaCl को जल में घोलेंगे, NaCl को जैसे जल में घोला जाएगा, Na प्लस और Cl माइनस आयन वहां पर बनेंगे। ठीक, Na प्लस और Cl माइनस आयन का वहां उत्पादन होगा। ठीक है, तो अब इसका विश्लेषण देखिए, एक को समझिएगा बहुत ध्यान से इसको। अब NaCl को हम क्या कर रहे हैं, NaCl को जल में हम घोल रहे हैं। जैसे NaCl को जल में घोलेंगे, Na प्लस और Cl माइनस आयन बनेगा। अब आप जरा देखिएगा, यहां पर NaCl ये आपका टूटा, किसमें गया, Na प्लस और Cl माइनस में गया। ध्यान समझिएगा इसको, कहां घोला गया है, जल में घोला गया है। ठीक, तो जल में है, जल यानी H2O, यह भी तो टूटेगा किसमें, H प्लस और OH माइनस में टूटेगा जल में। ध्यान, चूंकि जल भी तो आयनित है, उसमें H प्लस और OH माइनस आयन उपस्थित है, और इधर आपका Na प्लस और Cl माइनस भी क्या हो गया, ये भी बन गया। अब ध्यान देना, कल के कॉन्सेप्ट को, यानी इसके पहले के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 को अगर आप ध्यान दिया होगा तो वहां पर आपको मैंने कैथोड और एनोड बताया होगा। तो कैथोड पर कौन जाएगा, Na प्लस और H प्लस जाएगा। कैथोड पर Na प्लस और H प्लस जाएगा, एनोड पर Cl माइनस और OH माइनस जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि कौन सा आयन जाएगा, वो निर्भर करेगा किसका विमुक्त विभव कम है। तो मैंने आपको बताया कि एक्वस यानी जलीय विलयन में H प्लस आयन का विमुक्त विभव क्या होता है, कम होता है, किसकी तुलना में, Na प्लस की तुलना में। इसलिए सबसे पहले कौन मुक्त होगा, H प्लस मुक्त होगा। कहां मुक्त होगा, यह कैथोड पर मुक्त होगा। दूसरी बात, OH माइनस आयन की तुलना में Cl माइनस आयन का विमुक्त विभव, डिस्चार्ज पोटेंशियल, Cl माइनस आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है OH माइनस की तुलना में। इसका मतलब एनोड पर कौन मुक्त होगा, पहले एनोड पर आपका Cl माइनस मुक्त होगा और OH माइनस आपका नहीं मुक्त होगा। तो अब जरा देखिए, हम यहां पर यह बात करेंगे, चूंकि H प्लस आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल Na प्लस आयन से कम होता है। ठीक, इसलिए कैथोड पर H प्लस आयन मुक्त होगा। किस रूप में होगा, अब चूंकि कैथोड पर अब चयन होगा, तो यहां पर अब क्या लिखोगे, H प्लस इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा हाफ H2, कहां, 8 कैथोड की ये कहानी हो गई। ये क्या हुआ, अपचयन हो गया, यानी ये आपका रिडक्शन हो गया। यहां पर H प्लस H2 में बदल गया, अर्थात यह मुक्त हो गया। अब उसके बाद दूसरा, चूंकि Cl माइनस आयन का डिस्चार्ज
डिस्चार्ज पोटेंशियल OH माइनस आयन से कम होता है, इसलिए एनोड पर Cl माइनस आयन मुक्त होगा। ये कहानी अब देखिए, अब इसका मतलब हो गया कि हम सभी लोग लिखेंगे क्या, Cl माइनस, ये जाएगा हाफ Cl2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन अर्थात ये ऑक्सीकरण हुआ, और इसे लिखेंगे एट एनोड पर ये कहानी हुई। ठीक, अब जरा बताओ, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का अपघटन करने के बाद उस सेल में अर्थात उस विलयन में क्या प्राप्त हुआ, जरा देखिए। आपने लिया NaCl टूटा Na प्लस और Cl माइनस में, H2 आपका H प्लस और OH माइनस में टूटकर बैठा हुआ है, और आप देख रहे हो कि H प्लस मुक्त हो गया, Cl माइनस भी आपका मुक्त हो गया, तो उस विलयन में बचा क्या, उस विलयन में बचा आपका NaOH, अर्थात आप ये कह सकते हो कि Na प्लस और OH माइनस आपस में अपक्रिया करने के बाद क्या बना देंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। और याद रखिएगा, औद्योगिक स्तर पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का इसी विधि के द्वारा उत्पादन किया जाता है। और सोडियम क्लोराइड के सांद्र जलीय विलयन को ब्राइन कहा जाता है। सोडियम क्लोराइड के सांद्र जलीय विलयन को ब्राइन कहते हैं, BRINE, ब्राइन कहा जाता है। तो ब्राइन के विद्युत अपघटन से सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। अब अगर कोई क्वेश्चन करता है कि जब हम सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करते हैं तो कैथोड पर क्या प्राप्त होता है, तो जवाब होगा हाइड्रोजन गैस। और एनोड पर क्या प्राप्त होता है, तो आपका जवाब होगा क्लोरीन गैस। विलयन में क्या प्राप्त होगा, तो जवाब होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये कहानी हो गई आपके सोडियम क्लोराइड को लेकर के ये कहानी आपने बना दिया। इसी प्रकार से यदि हम सब लोग आगे थोड़ा बढ़ाएं, दूसरे एग्जांपल पर चलें, तो हमारे पास एक कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट का यदि विद्युत अपघटन किया जाएगा तो क्या प्राप्त होगा। ठीक, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन, ये दूसरा एग्जांपल लिया जाएगा। तो CuSO4 के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन CuSO4 के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन, तो यहां क्या हो जाएगा, अंग्रेजी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous solution of copper sulfate। ये आपका, अब देखिए कॉपर सल्फेट का यदि आप जलीय विलयन लेंगे तो आप फिर वही कहानी सोडियम क्लोराइड वाली कहानी अप्लाई करिए। सोडियम क्लोराइड की तरह इसको लेकर चलिए आप। बस क्या ध्यान रखना होगा, क्या हमें केयर करना होगा, ये मजेदार बात यहां पर है। ये थोड़ा हमारे लिए इंटरेस्टिंग बात रहेगी कि हम क्या प्राप्त करेंगे कैथोड पर और क्या प्राप्त करेंगे एनोड पर। चलो अब इसको लो,
अब यहां कॉपर सल्फेट टूटेगा, कॉपर आयन सल्फेट आयन में, वही बात यहां पर भी H2O टूटेगा H प्लस और OH माइनस आयन में। मैं हिंट कर रहा हूं, कॉपर आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल H प्लस आयन से कम होता है, सल्फेट आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल OH माइनस आयन से अधिक होता है। अब जरा दिमाग लगाकर बताओ कि एनोड पर कौन मुक्त होगा इन दोनों में से? जवाब होगा OH माइनस एनोड पर जाएगा, क्योंकि उसको एनोड तक पहुंचने में कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। कॉपर आयन और H प्लस आयन में कॉपर आयन कैथोड तक आसानी से पहुंचेगा, कम ऊर्जा लेकर पहुंचेगा। इसका मतलब कॉपर आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल H प्लस आयन से कम होता है। तो अब यहां पर आप लेंगे Cu डबल प्लस आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल H प्लस आयन से कम होता है तथा OH माइनस आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल SO4 डबल माइनस आयन से कम होता है। अब कहानी क्लियर हो गई। तो क्या होगा? Cu डबल प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, Cu में बदलेगा, ये हो गया ऐड कैथोड ये क्रिया होगी, यानी अपचयन। उसके बाद OH माइनस आयन बनाएगा H2O प्लस ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, कहां होगा? एट एनोड। इसका मतलब इसका 2 मोल लिया जाए, 2 यूनिट, 1 यूनिट क्या बना दिया? H2O, और ये आपका बना O, 2 इलेक्ट्रॉन का यहां पर त्याग हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग, ध्यान देना, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, यहां 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा है। अब उसके बाद O प्लस O आपस में संयोग करके क्या बनाएंगे? O2। इसका मतलब कैथोड पर मुक्त हुआ कॉपर और एनोड पर मुक्त हुआ ऑक्सीजन गैस। बड़ी मजेदार बात यह ध्यान रखना कि कॉपर सल्फेट के जली विलयन का यदि हम सब लोग विद्युत अपघटन करेंगे तो एनोड पर क्या मुक्त होगा? ऑक्सीजन गैस। कैथोड पर क्या मुक्त होगा? कॉपर। विलयन में क्या बचा? H आयन और SO4 डबल आयन। इसका मतलब H2SO4 आपका मिल गया कहां पर? विलयन में। विलयन में H2SO4 के रूप में आपको देखने के लिए मिलेगा, अर्थात वहां पर H आयन और सल्फेट आयन विलयन में मुक्त अवस्था में पड़े रहेंगे। कॉपर सल्फेट की कहानी आपके पास ये हो गई। यही रहा डिस्चार्ज पोटेंशियल का आपके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होता है और उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए तीसरे एग्जाम्पल को आप सॉल्व करिए। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल सब रिपोर्टेड है आपके पास। ये तीसरा एग्जाम्पल Na2SO4 के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन। यानी आपके पास क्या चाहिए? सोडियम सल्फेट है, अब इसका आपको विद्युत अपघटन करना है।
तो कहानी वही फिर है, सल्फेट लिया गया है, इसका मतलब यहाँ ऑक्सीजन की बात आप करोगे और उधर H+ और Na+ की बात करनी है आपको, तो क्या मिलेगा? तोड़ो पहले इसको, Na2SO4 2Na+ प्लस आपका SO4 डबल माइनस, और उसके बाद दूसरा क्या, H2O को ब्रेक करो जी, H+ और क्या हो जाएगा, OH-। सल्फेट और OH में आपको क्लियर है, सल्फेट और OH में किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है, मैंने अभी बताया आपको, OH- का डिस्चार्ज पोटेंशियल सल्फेट आयन से कम होता है, इसलिए OH आयन मुक्त होने जा रहा है। इधर आपके पास क्या है, सोडियम आयन है, इधर आपका H+ आयन है, तो यहाँ कौन मुक्त होने जा रहा है, यहाँ H+ मुक्त होने जा रहा है, क्योंकि H+ का डिस्चार्ज पोटेंशियल अर्थात विमुक्त विभव जो होता है वो कम होता है Na+ की तुलना में, इसलिए H+ मुक्त होगा। तो अब आ जाओ यहां पर, ये H+ जाएगा कहां, हाफ H2 प्लस इलेक्ट्रॉन का त्याग, यहां इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया गया, ये प्लस इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना प्लस आपका ये अपचयन क्रिया, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की बात आ गई। अगर इसको बैलेंस करने की बात लेकर चलते हो तो आप ऐसे कर लो, 2 कर लो, तो यहाँ 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा तो H2 हो जाएगा, ये H2 मुक्त हुआ, कहां मुक्त हुआ, एट कैथोड मुक्त होगा, एट कैथोड मुक्त होगा। क्यों मुक्त होगा, क्योंकि H+ का डिस्चार्ज पोटेंशियल, H+ का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है Na+ के तुलना में। अब उसके बाद आगे जरा देखिए, OH- कहां जाएगा, H2O प्लस O+, 2 इलेक्ट्रॉन, ये कहां हुआ, एट एनोड हुआ, एट एनोड हुआ, तो इसका मतलब यहां पर देखिए O+, O आपका क्या बनाएगा, O2 बनाएगा। अब बड़ी मजेदार बात आप देखिए, साफ साफ एकदम स्पष्ट शब्दों में दिखाई दे रहा है कि अगर हम सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन लेकर के इसका विद्युत अपघटन करेंगे तो सोडियम सल्फेट का विद्युत अपघटन न होकर के जल का विद्युत अपघटन यहां हो जाता है, जल का विद्युत अपघटन हो जाता है। आप देख रहे हो यहाँ पर सोडियम आयन विलयन में वैसे का वैसे उपस्थित है, सल्फेट आयन जो का त्यों प्रेजेंट है, इसलिए आप कहोगे सोडियम सल्फेट का जब भी जलीय विलयन लेकर के विद्युत अपघटन किया जाएगा तो जल का विद्युत अपघटन होगा, अर्थात जल आपका किसमें, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में परिवर्तित हो जाएगा, जल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में परिवर्तित हो जाएगा। ये कहानी सोडियम सल्फेट को लेकर के है। लेकिन कॉपर सल्फेट की कहानी आपको क्या बताई गई, कॉपर सल्फेट का यदि आप जलीय विलयन लेकर के विद्युत अपघटन करोगे तो वहां पर आपका कॉपर सल्फेट, कॉपर आयन मुक्त होगा कहां, कैथोड पर, और ऑक्सीजन मुक्त होगा कहां, एनोड पर, और वहां H2SO4 आपका उस विलयन में उपस्थित होगा। तो ये हमने कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रखा, कुछ एग्जाम्पल लेकर के एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। अब बात आती है डिस्चार्ज पोटेंशियल के बाद, अगर हम लोग या कुछ और एग्जाम्पल को देख लें, कुछ एग्जाम्पल और हमारे पास रिपोर्टेड हैं, उन एग्जाम्पल को देख लिया जाए। इसमें एक एग्जाम्पल ये देखो, इसको जरा सॉल्व कर दो आप, ये एग्जाम्पल है आपके बुक में भी अवेलेबल होगा, और वो ये है K2SO4, K2SO4 है, 2K प्लस SO4 डबल माइनस, आपका H2O, ये H+ और OH- आयन, ठीक है, H+ और OH- आयन। इस एग्जाम्पल को देखें आप, इस पर आप विचार कर सकते हो, और यहाँ पर भी मैं आपको बता दूं K+ का डिस्चार्ज पोटेंशियल ये हाइड्रोजन से ज्यादा होता है, इसलिए मुक्त कौन होगा, हाइड्रोजन मुक्त होगा, ठीक है, हाइड्रोजन मुक्त होगा। आगे की कहानी आप बना सकते हो, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप खुद से प्रयास करिएगा। मैं फिर इंड कर दे रहा हूं, पोटेशियम यानी कि पोटेशियम आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल हाइड्रोजन आयन से अधिक होता है, इसलिए कैथोड पर कौन मुक्त होगा, तो आपका जवाब H+ आयन जाएगा और H2 के रूप में मुक्त होगा। इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल इससे
क्या होता है, अधिक होता है, इसलिए एनोड पर OH माइनस आयन जाएगा और ये O2 के रूप में मुक्त होगा। यानी यहाँ पर विलयन में क्या बचेगा, फिर आपका जवाब वही K प्लस और SO4 माइनस ही बचेगा, क्योंकि यहाँ पर कहानी उल्टी हो गई। कहानी उल्टी हो गई भाई कि सल्फेट आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल OH माइनस से कम होने के कारण विलयन में क्या रह जाएगा, पोटेशियम सल्फेट रह जाएगा। तो बताओ विद्युत अपघटन किसका हुआ, तो जवाब होगा H2O का, अर्थात जल का विद्युत अपघटन हुआ। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और एग्जाम्पल नंबर आपका ये आपके लिए दिया हूं मैं, एग्जाम्पल नंबर 4 आप सॉल्व करिएगा। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 5 ये है CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। अगर आपके पास कैल्शियम क्लोराइड है और यहाँ पर इसके जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करना है, तो जो कि जल में कम विलय होता है, लेकिन जितना भी विलय होता है अगर उसका विद्युत अपघटन किया जाए तो आप क्या करोगे, ये टूटेगा डबल प्लस में, प्लस आपका 2Cl माइनस में, जल के बारे में कहानी वही है, और ये आपका H प्लस और OH माइनस की बात आप करेंगे। अब आपको पता है, अभी कुछ देर पहले बताया, Cl माइनस का डिस्चार्ज पोटेंशियल OH माइनस से कम होता है, इसलिए Cl माइनस मुक्त होगा, OH माइनस आपका मुक्त नहीं होगा, OH आयन मुक्त नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कैल्शियम आयन है, कैल्शियम आयन की तुलना में H प्लस आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है, H आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है, इसलिए कैल्शियम आयन मुक्त न होकर के H प्लस आयन यहाँ भी मुक्त होगा। तो इस तरीके से बच्चों डिस्चार्ज पोटेंशियल के आधार पर आप सभी लोग विद्युत अपघटन क्रिया को समझ सकते हो, आराम से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि अगर आपके पास विद्युत अपघट दिया हुआ है तो कौन सा आयन पहले मुक्त होगा, कौन सा आयन बाद में मुक्त होगा, वो आप डिस्चार्ज पोटेंशियल के आधार पर दे सकते हो। ये टॉपिक थोड़ा टेक्निकल टॉपिक आपका, और इस टॉपिक में हम इतना ही आपको लेक्चर में देंगे, इसको आप आराम से देख लीजिए। और भी एग्जाम्पल आपके पास बुक्स में अवेलेबल होंगे, उनको भी आप सॉल्व कर सकते हो। आप कुछ एग्जाम जो हुए हैं उनमें आप क्वेश्चन देख सकते हो। ऐसे इस तरह का जो क्वेश्चन मैंने करा दिया है कॉपर सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। अगर कंपटीशन में बात करो तो उसमें क्वेश्चन आपको कॉपर सल्फेट और सोडियम क्लोराइड को लेकर के, या अल्कली मेटल ऐसे याद कर लो, अल्कली मेटल है, क्षारी धातु है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है, क्षारी मृदा धातु है, इनका लेकर के बात आप कर सकते हो। क्योंकि इनके डिस्चार्ज पोटेंशियल H प्लस आयन से हमेशा अधिक होते हैं, इसलिए H प्लस आयन ही मुक्त होगा, H प्लस आयन ही मुक्त होगा। सिक्का धातुएं हैं, सिल्वर है, कॉपर है, गोल्ड है, इन सब का डिस्चार्ज पोटेंशियल H प्लस आयन से कम होता है, इसलिए ये सभी मुक्त होंगे। ठीक है, ऐसे याद करो, लॉजिकली याद कर लो। फिर से मैं सुन लो मैं क्या बोला, क्षार धातुओं का, क्षारी मृदा धातुओं का डिस्चार्ज पोटेंशियल H प्लस आयन से अधिक होता है, इसलिए जब ये आयन उपस्थित होंगे H आयन के साथ, तो H आयन हमेशा मुक्त होगा। ठीक, अगर सिक्का धातुएं हैं, सिक्का धातुओं में आपको पता है कि वहां कौन कौन है, सिल्वर है, कॉपर है, गोल्ड है, प्लेटिनम भी आप यूज कर सकते हो। ये सब ऐसी धातुएं हैं जिनका डिस्चार्ज पोटेंशियल H प्लस आयन से कम होता है, इसलिए ये सभी मुक्त होंगे अगर H आयन उपस्थित है तो। मैं दो तरह का विद्युत अपघटन आपको बताया, एक जलीय विलयन लेकर के और एक गलित अवस्था को लेकर के। सोडियम क्लोराइड के गलित अवस्था, मोल्टेन अवस्था को लेकर के भी मैंने आपको समझाया कि अगर मोल्टेन है तो उसमें और कोई आयन है नहीं, Na प्लस और Cl माइनस ही रहेगा, कैथोड पर Na प्लस मुक्त होगा और एनोड पर Cl माइनस मुक्त होगा। और अगर आपके पास जलीय विलयन उसी का हो जाएगा तो कैथोड पर हाइड्रोजन मुक्त होगा और एनोड पर क्या मुक्त होगा, Cl माइनस मुक्त होगा। इसलिए विलयन में क्या बचेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बचेगा। यह है पूरे डिस्चार्ज पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट। अब हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि जो
लेक्चर इसके पहले का था और ये लेक्चर दोनों को मिला करके आपको अच्छा खासा कंसेप्ट बन गया होगा। विद्युत अपघटन पूरा डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन डिटेल में पढ़ने का मतलब कि क्या होता है और कौन कौन सी कहानियां यहाँ पर आपको याद करनी है। अब इसी विद्युत अपघटन के कड़ी में हम एक नए टॉपिक की बात आपसे करेंगे और वह टॉपिक फैराडे के नियम से है। फैराडे के नियम के अनुसार विद्युत अपघटन क्रिया को हम समझने का प्रयास करेंगे। इस टॉपिक को पढ़ने के पहले हम आपको फैराडे शब्द और आवेश के बीच का संबंध बताएंगे कि हम आवेश पर इलेक्ट्रॉन और पर मोल इलेक्ट्रॉन, यानी एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, दोनों का तुलना और उसके बाद उसे फैराडे में कैसे बदलते हैं। और यह विद्युत अपघटनी नियम फैराडे के नियम के अनुसार हम लोग किसी भी इलेक्ट्रोड पर किसी पदार्थ का कितना मात्रा विमुक्त होता है, इसका विश्लेषण किया जाएगा। इसमें फैराडे के दो नियम पढ़ेंगे हम लोग। एक नियम फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे का द्वितीय नियम। दोनों नियम अलग अलग तरीके से हैं और इसमें दो नई बातें आपके लिए आएंगी। एक विद्युत रासायनिक तुल्यांक का आएगा और एक तुल्यांकी भार का आएगा। विद्युत रासायनिक तुल्यांक और तुल्यांकी भार, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आपको मिलेंगी और इनको हम डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। ये लेक्चर छोटा तो जरूर, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर आपका है। एक बात और ध्यान देना बच्चों, जब कभी भी आप कोई टॉपिक पढ़ना तो उस टॉपिक को थोड़ा सोच बनाना। टॉपिक रटोगे अगर तो एक एग्जाम्पल तो रट लिया, दो एग्जाम्पल तो रट लिया, इतने एग्जाम्पल आप रटोगे ये आपके लिए कुछ समस्या रहेगी। इसलिए टॉपिक जो भी पढ़े आप सोच के साथ पढ़ें। और हमेशा देखो, जो स्टडी है ना, ये जुनून होता है। पढ़ाई जो होती है एक जुनून होती है, ठीक है। पढ़ाई करना पेशेंस और जुनून दोनों का कोलैबोरेशन होता है। अगर पेशेंस है, पढ़ने का जुनून है, तो आप अपने स्टडी से एक अच्छे मुकाम पर पहुंच सकते हो। जो आपका अपना सोच होगा वहां तक आप पहुंच सकते हो, ठीक है। आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।